आज मैं आपको संचार के सिद्धांत के अगले भाग के बारे भाग 2 में बताने जा रही हूँ कि संचार किसे कहते हैं, संचार का क्या उपयोग है, संगठन में क्या भूमिका है, संचार का सिद्धांत संगठन में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है। इस हेतु आपको बताया कि संचार संगठन में एक शरीर की भांति अर्थात संगठन रूपी शरीर में संचार रक्त वाहिनी नलिकाओं का कार्य करता है। अर्थात संचार रूपी रक्त को, संचार रूपी सूचनाओं को वो रक्त की भांति समस्त संगठन में प्रभावित करना ही संचार व्यवस्था है। अतः अब इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ और अवरोधों का वर्णन इस वाले भाग में करेंगे। संचार में प्रथम में कठिनाई भाषा की जटिलता होती है। अर्थात संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यदि एक आदेश जिस रूप में अधीनस्थ को दिए जा रहे हैं, यदि अधीनस्थ उसी रूप में उस आदेश को स्वीकार करता है तो संचार का लक्ष्य पूरा हो जाता है, और यदि उसी रूप में उसे ग्रहण नहीं करता है तो यह बहुत बड़ी अवरोध या कठिनाई हो जाती है। इसमें भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। संचार का कार्य शब्दों के अत्याचार से कठिन हो जाता है, जो सर्वोत्तम होने पर भी विचारों की समुचित अभिव्यक्ति में असफल सिद्ध होते हैं। अर्थात संचार में पारस्परिक समझ के लिए शब्दों का भेद एक बड़ी बाधा है। यह बात निश्चित संदर्भ संबंधी शब्दों के विषय में विशेष रूप से सत्य है। अर्थात भाषा अर्थ का अनर्थ भी निकाल देती है और भाषा लक्ष्य के विपरीत भी अनेक बार अपना स्वयं का अर्थ निकाल देती है। इस प्रकार भाषा का उपयोग संचार के मार्ग में सबसे बड़ी एक तरह से उपयोगी साधन है, तो वही सबसे बड़ा अवरोध भी है। डायरी के अनुसार शब्दों के 2 वर्ग हो सकते हैं, विस्तार मूलक, अभिप्राय मूलक। विस्तार मूलक शब्द उन बातों को प्रकट करते हैं जो निश्चित होती हैं, जैसे व्यक्ति, स्थान, सामग्री, और उन्हें सरलता से समझा जा सकता है। इसके विपरीत अभिप्राय मूलक शब्द किसी ऐसी वस्तु को प्रकट नहीं करते जिसकी ओर संकेत किया जा सके, और न वे सदा विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक जैसा अर्थ ही रखते हैं, और न इन शब्दों का सभी समयों पर एक ही व्यक्ति के लिए एक जैसा अर्थ ही रखते हैं। उदाहरण के लिए सरल शब्द विभिन्न अर्थ रखता है। इस प्रकार भाषा अपने आप में एक संचार के मार्ग में आने वाली बहुत बड़ी समस्या है, तो भाषा का दूसरी ओर संचार के मार्ग में बहुत बड़ा उपयोग भी है, महत्व भी है। एक ही भाषा के शब्दों, वाक्यांशों तथा कहावतों के विभिन्न देशों में विभिन्न अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा का इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग होता है। यही बात भारत के विभिन्न भागों में हिंदी भाषा के विषय में भी है। भारत जैसे देश में जहाँ शासकीय मान्यता प्राप्त अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, यह समस्या और भी अधिक जटिल हो जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न संप्रदायों की शब्दावलियां इस जटिलता को और भी अधिक बढ़ावा दे देती है। विशेषज्ञों द्वारा एक ऐसी भाषा का विकास किया जाता है जो साधारण नागरिक की समझ के बाहर होती है। विशिष्टीकरण, जो आधुनिक प्रशासन की विशेषता है, ने अपनी एक पृथक परंतु निरर्थक शब्दावली विकसित कर ली है, जो स्वयं संचार में एक अवरोध है। दूसरी तरफ पिफनर ने भी अपने शब्दों में संचार में सैद्धांतिक बाधाओं के बारे में चर्चा की है। अर्थात पृष्ठभूमि, शिक्षा, प्रत्याशा में अंतर होने से सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों में भी अंतर आ जाता है। संभवतः
प्रभावशाली संचार में ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं और उन्हें पार करना भी कठिन है। सामान्य अनुभव, सामान्य पृष्ठभूमि की कमी भी ऐसी ही बाधाएं होती हैं। ये सभी मिलकर किसी भी समस्या को समझने में बहुत मत व भिन्न मत रखते हैं, अर्थात अनेकों अनेक मतों के लिए मतैक नहीं हो पाते हैं और भिन्न भिन्न मत रखते हैं। संचार की इच्छा का अभाव भी किसी से छिपा नहीं है। कुछ प्रबंधक तो इसमें विश्वास ही नहीं करते हैं कि प्रशासन भी कोई शासकीय प्रयत्न या सामूहिक प्रयास है। वे अपने अधीनस्थों के साथ विचार विनिमय करना आवश्यक ही नहीं समझते हैं। अधीनस्थों के कार्यों के विषय में उनकी अवधारणा एक कवि के शब्दों में यह है कि उन्हें क्यों का प्रश्न करके आश्चर्य प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि डू और डाई जैसी भावना पर कार्य करना चाहिए, अर्थात जो आदेश मिल गया उसका पालन ही करना है। जबकि विचार केवल प्रदान ही नहीं किए जाते, विचारों का आदान भी होता है। जब विचार आदान और प्रदान दोनों होते हैं तभी संचार का सही मायने में अर्थ स्पष्ट होता है। ऐसे निष्पादकों के लिए तो संचार नीचे वालों को केवल आदेश देने का एक मार्गी प्रक्रिया होती है। वे नीचे से संचार को न तो पसंद करते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। भागीदारी प्रबंध उनके अनुकूल नहीं होता। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि अधीनस्थों में चापलूसी करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है और अधीनस्थों की सामान्य दुर्बलता यह होती है कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारी को केवल वही सूचना देते हैं जो उनके लिए रुचिकर होती है। इससे अधिकारियों में अयोग्यता बढ़ती है। संचार की और एक अन्य बाधा यह है कि आकार तथा दूरी की है। संगठन जितना बड़ा होगा तथा उसके कर्मचारियों की संख्या जितनी अधिक होगी, संचार की कठिनाई भी उतनी ही अधिक होगी। इसके पश्चात विभिन्न स्तरों पर पद परंपरा की समस्या आती है। इन स्तरों में से ही होकर सूचना आनी चाहिए, लेकिन इनमें प्रत्येक में साम्राज्य निर्माता हो सकते हैं। वे जानबूझकर उच्च अधिकारियों के निर्णयों में संशोधन कर देते हैं या उनका अर्थ बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति तथ्यों की भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं और उन्हें अग्रेषित करते हैं। समय जाने अनजाने ही उनको रंग दे डालता है। इस प्रकार संचार में जो सूचना जिस रूप में पहुंचाई जानी चाहिए उसका थोड़ा सा विकृत स्वरूप हो जाता है। संचार के निश्चित तथा मान्य साधनों का अभाव भी इसके मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। संचार औपचारिक या अनौपचारिक होता है। औपचारिक मार्ग से तात्पर्य उन स्थापित कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा किसी अभिकरण से होकर सूचना जाती है। पद परंपरा इस प्रक्रिया में सहायक होती है। इस प्रकार मेज़लो पर या अनेक पत्रावलियों पर, फाइलों पर टिप्पणी लिखना और सूत्र अभिकरणों में उनके ऊपर दूसरी टिप्पणी का आना जाना संचार का प्रमुख साधन है। समुचित मार्गों में होकर जाने वाली प्रक्रिया इस अवधारणा का मूल मंत्र है। इन सभी प्रक्रियाओं का उद्देश्य केवल सूचना का विस्तार ही नहीं है, बल्कि अभिकरण में समझ तथा मत के पक्ष में बहुमत तैयार करना भी है। औपचारिक मार्ग कितने ही व्यापक तथा विस्तृत क्यों न हो, अनौपचारिक मार्गों के निर्माण की प्रवृत्ति बनी रहती है। इसी संदर्भ में एप्लवी ने कहा है, उनके अनुसार औपचारिक प्रक्रियाओं का जाल कार्य के संपादन को संभव बनाने के लिए आवश्यक होता है। पिफनर और पेस्टस भी लगभग यही कहते हैं कि
औपचारिक मार्गों को कम घुमाव का बनाने की योग्यता मूल्यवान तथा आवश्यक एक कला है। इस प्रकार संचार के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठा लिए जाएं तो संचार को और अधिक उपयोगी और लाभदायक बनाया जा सकता है। मिलेट के अनुसार संचार को प्रभावशाली बनाने में 7 सहायक तत्व होते हैं, अर्थात संचार अर्थात सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए, प्राप्तकर्ता की प्रत्याशी के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात जिसे हम सूचना दे रहे हैं उसकी योग्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। समुचित समयानुसार अर्थात सूचना जिस समय प्रदान की जाए निर्धारित अवधि में दी जानी चाहिए। यदि वह समय निकल गया और उसके बाद सूचना आई तो उस संचार का कोई महत्व नहीं रह जाता। एक समान अर्थात यदि कोई आदेश है, कोई सूचना है तो कार्यरत व्यक्तियों में समान रूप से प्रसारित होनी चाहिए। उनके विभिन्न अर्थ या अलग अलग समय में या एक ही सूचना के अलग अलग अर्थ वाली नहीं होनी चाहिए। लोचदार अर्थात सूचनाएं की जो शब्दावली लोचदार भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि उनको समझा जा सके। कठोर शब्दावली अर्थात जिसका कोई अर्थ दूसरा निकलता ही नहीं हो और वो समझ से भी परे हो, तो ऐसे भी संचार व्यवस्था प्रभावी नहीं होता है। ठीक इसी तरह से वह स्वीकार्य होनी चाहिए, अर्थात सूचना जो उच्च अधिकारी कार्यरत व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं वह सूचना स्वीकार्य भी होनी चाहिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, जब उच्च अधिकारी आदेश दे रहा है तो उसे अस्वीकार करने की तो कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन यहाँ अस्वीकार करने का अभिप्राय यह नहीं है कि आदेश को न मानना। यहाँ समझ से अभिप्राय है कि जो सूचना दी जा रही है वो अधीनस्थ के समझ में उसके स्वीकार करने योग्य भी होनी चाहिए। टेरी ने संचार के लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ और सिफारिशें की हैं जो इस प्रकार है। पहली, पूरी जानकारी स्वयं हासिल की जानी चाहिए, अर्थात सूचना देने वाले को पहले उस सूचना से स्वयं को अवगत होना चाहिए। परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, अर्थात जो आदेश, जो सूचना, जो कार्य हम अन्य व्यक्तियों से करवाने जा रहे हैं उस सूचना में पहले सूचना देने वाले का स्वयं का विश्वास भी होना चाहिए। अनुभव के समान आधार की खोज की जानी चाहिए, अर्थात सूचना देने के साथ ही साथ एक पर्याप्त अनुभव प्राप्त होना चाहिए कि यदि इस सूचना को प्रसारित करेंगे तो इसका प्रत्युत्तर, इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इस अनुभव के आधार पर संचार में सूचना का प्रसारण किया जाना चाहिए। साथ ही संचार में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो आपस में सभी को ज्ञात हो, अर्थात संचार में सूचनाओं को संचारित करते समय शब्दों का प्रयोग सामान्य होना चाहिए ताकि कार्यरत व्यक्ति या जिनको सूचना दी जा रही है वो सभी उससे अवगत हो सके। इसी के साथ प्रसंग ध्यान में रखने चाहिए कि जो हम आदेश देने जा रहे हैं या एक उच्च अधिकारी जो आदेश दिया जा रहा है, जो सूचना दी जा रही है, वह किस प्रसंग में किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दी जा रही है, इस बात का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। यदि संदर्भ से हटकर कोई सूचना या आदेश प्रसारित हो रहा है तो उसका प्रभाव उतना नहीं होगा, अर्थात वह निरर्थक सूचना होगी। इसी के साथ प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना तथा उसे बनाए रखना। इससे अभिप्राय है कि उच्च अधिकारी के द्वारा जब आदेश या सूचना प्रसारित की जा रही है तो उच्च अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधीनस्थ अधिकारी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि यह बात आप लोगों तक पहुंच रही है। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसका स्पष्टीकरण देने के लिए
उच्च अधिकारी को सदैव तत्पर रहना चाहिए। इसी के साथ उदाहरणों तथा दृश्य साधनों को काम में लेना चाहिए। अनेक बार सूचनाएं, योजनाएं, नीतियां, लक्ष्य प्रसारित करते समय उदाहरणों को या दृश्य साधनों का अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का, स्लाइड्स का, दृश्य साधनों का भी उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि देखने से प्राप्तकर्ता उस सूचना को उसी रूप में समझे जिस रूप में पहुंचाई जानी है। संचार को प्रभावी बनाने के लिए विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का व्यवहार करना चाहिए। इससे यह अभिप्राय है विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का कि जब हम कोई सूचना दे रहे हैं तो उसमें तुरंत प्रतिक्रिया जानने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सूचना देने के बाद उसके मार्ग में आने वाली कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी प्रतिक्रियाएं हैं, उनके लिए थोड़ा समय दिया जाना आवश्यक होना चाहिए। इस प्रकार संगठन में संचार जो इतना महत्वपूर्ण है, उसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम प्रबंधकों द्वारा, प्रशासकों द्वारा अवश्य उठाए जाने चाहिए, ताकि इस सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त किया जा सके।